नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति मौत ही के डर से मौत को चुन ले, या फिर खतरनाक से खतरनाक जानवर सामने देखकर भी उसका डर से सामना ना हो। डर, जिसे प्रकृति ने हमारी सुरक्षा का कवच बनाकर हमें दिया था, अनजान में कैसे हम उसी डर को अपना दुश्मन बना लेते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डर के कई पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर सिर्फ इस एक इमोशन का हमारी जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ता है और आखिर हमारे दिमाग का डर से रिश्ता क्या है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि अगली बार डर के सामने आने के बावजूद भी आपका दिमाग बिना बौखलाए डर को डिकोड करके सही सही फैसला ले सके। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ फियर। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड में वह बुजुर्ग जो गरीबी, भुखमरी या किसी गंभीर बीमारी की हालत में खुद को मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, वह खुद एक पहाड़ की चोटी से कूदकर अपनी जान दे देते थे। यानी मौत के एक तरीके के डर से भागकर एक दूसरा तरीका अपनाना, जो शायद और भी खौफनाक था। दोस्तों, यूं तो इंसानी जिंदगी बहुत सी चीजों से मिलकर बनती है, लेकिन हमारी जिंदगी में इमोशंस बहुत ही अहम किरदार निभा रहे होते हैं, और इन सभी इमोशंस में एक बहुत ही खास इमोशन है, और वो है डर। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में ही थोड़ा ध्यान से देखकर सोचेंगे तो हम और हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार, सोच और डिसीजंस, इन सब में कहीं ना कहीं डर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर किसी दोस्त से करीबी बढ़ रही हो तो हमारे दिमाग में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। क्या ये दोस्त मुश्किल में मेरा साथ देगा? कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? और कई बार तो हम दोस्ती इसलिए निभा रहे होते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर ये टूट गई तो कहीं कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। ऐसे ही ख्याल हमारे मन में तब भी आते हैं जब हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं या कभी कोई रिश्तेदारी सिर्फ निभा रहे होते हैं। लेकिन क्या डर हमेशा हमारे लिए बुरा ही होता है? आइए ऐसे कई प्रश्नों को जानने के लिए हम डर से जुड़े फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का एक हिस्सा होता है। इसका मुख्य काम हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को समझना और परख कर यह तय करना होता है कि इस मुश्किल परिस्थिति में अब आगे करना क्या है। जैसे मानिए कि आपने अपने आसपास अचानक कोई जंगली जानवर देख लिया। अब इससे आपके दिमाग में जो डर पैदा हुआ, उसे दिमाग एमिगडाला नाम के हिस्से में रिसीव करके दिमाग के दूसरे हिस्से हाइपोथैलेमस को भेजता है, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोसेस करके तय करता है कि ऐसी परिस्थिति में सही सही क्या एक्शन लेना है, यानी इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। डर की स्थिति पैदा होने पर एड्रेनल नाम की ग्रंथि एक्टिवेट होती है, जो एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के दो हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज करती है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटने के लिए या तो हम भागना चुनते हैं या भिड़ना, और दोनों ही परिस्थिति में हमारे शरीर को बहुत सारी ताकत की जरूरत होती है, और इन हार्मोन्स की मदद से हमारा शरीर मांसपेशियों को यह ताकत जुटा कर देता है। भले इसके लिए उसको शरीर की बाकी गतिविधियों जैसे पाचन क्रिया यानी डाइजेशन को थोड़ी देर के लिए धीमा करना पड़े या फिर रोकना ही क्यों ना पड़े। 1994 में साइकोलॉजी रिसर्च के सामने एक लगभग 40 वर्ष की महिला का अनूठा किस्सा सामने आया था, जिसे कभी डर ही नहीं लगता था। रिसर्च के तहत इस महिला को सांपों के बीच ले जाया गया। हालांकि यह सांप जहरीले नहीं थे, मगर सांपों को पहले कभी न पसंद करने वाली इस महिला ने नहीं सिर्फ बहुत ही आसानी से सांपों को हाथ में उठा लिया, बल्कि उनकी जीभ और चेहरे को बिना किसी डर के छू भी लिया। बाद में मेडिकल रिसर्च में सामने आया कि महिला के मस्तिष्क में एमिगडाला काम करने में पूरी तरह से सक्षम था, जिसकी वजह से डर जैसे किसी भी इमोशन को प्रोसेस कर पाना उसके लिए असंभव हो चुका था। दोस्तों, इसीलिए डर अपने आप में न ही नेगेटिव इमोशन है न ही पॉजिटिव, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति का सही सही आकलन करने के बाद डर ही हमारे दिमाग और शरीर को लड़ने के लिए तैयार करने में हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो समझने की है, वो ये कि यह पूरी तरह से हमारी समझ और आकलन शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर डर के आगे जीत है भी तो किसकी, हमारी या उसकी जो हमें डराना चाहता है। इसलिए आज हम पड़ताल करेंगे कि डर का इस्तेमाल करके कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आए दिन हमें बेवकूफ बनाती हैं, और आज के समय में डर को एक राजनीतिक हथियार बना के हमारे और आपके वोट कैसे हथियाए जाते हैं। दोस्तों, फियर मार्केटिंग एक बहुत ही पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है, जिसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और मुनाफा कमाने के लिए यूज करती रही हैं। ये कंपनियां हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को
या तो बड़ा, बहुत बड़ा करके हमें बताती हैं ताकि हम तुरंत इसके समाधान के लिए उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को चुनें, या फिर हमारी दुखती रग को समझकर अपने प्रोडक्ट्स को ही इसका एकमात्र समाधान बताकर ये कंपनियां हमें बेचती हैं। जैसे बॉर्नविटा और कॉम्प्लान हमें यह कहकर बेचा जाता रहा है कि कैसे ये बच्चों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जबकि न्यूट्रिशनल एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट इंडिया के कन्वेनर डॉक्टर अरुण गुप्ता की माने तो ये एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है, क्योंकि न सिर्फ ये प्रोडक्ट बच्चों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, बल्कि इन प्रोडक्ट्स का 20 से 30% हिस्सा सिर्फ एडिड शुगर होता है। मगर फिर भी इंडस्ट्री इतनी तेजी से फैल रही है कि 2026 तक यह बढ़कर 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही मेकअप और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो फियर मार्केटिंग का एक दूसरा एग्जाम्पल है, भारत में 75,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। दोस्तों, वैसे तो डर हमारा नेचुरल यानी प्राकृतिक रिस्पॉन्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी अनजान और अचानक आने वाले थ्रेट या आपदा से बचने के लिए यह कितना जरूरी भी है। मगर अगर यही डर हमारे दिल और दिमाग को भ्रमित और गुमराह करके किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे, तो यह किसी बड़े गिरोह या संगठन के किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि इतिहास में ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादियों के खिलाफ तैयार हुआ माओ का कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसे सांस्कृतिक क्रांति जैसा आदर्श नाम दिया गया, उसे माओ ने अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए आखिर एक हथियार बना लिया। कोई भी बुद्धिजीवी या कलाकार अगर माओ ज़ेडुंग के विरोध में बोलता था तो या तो उसको मरवा दिया जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। चीन की गोदी मीडिया और सरकारी सेंसरशिप के कारण इतिहास में इसका सही डेटा भी अवेलेबल नहीं है कि माओ ने अपनी तानाशाही को बचाने के लिए कितने लाख लोगों को मरवा दिया। फिर भी वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक माओ ने लगभग 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। पूंजीवादियों और उद्योगपतियों के विरोध से उपजे इस आंदोलन की बदौलत चीन को मिला एक तानाशाह, जो खुद तो एक राजा की तरह जीवन बिताने लगा, मगर दुनिया में लेफ्ट की विचारधारा और इक्वालिटी का प्रचार करता था। दोस्तों, माओ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज भी सत्ता में है और आज शी जिनपिंग के राज में यहाँ सिर्फ नाम के चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में तो यह खबर भी सामने आई थी कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर गायब कर दिए गए हैं और अब जब कुछ दिन बाद वो वापस आते हैं तो आते ही इस्तीफा दे देते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा। इसके कुछ दिन बाद फिर से अगस्त 2023 में खबर आती है कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर भी गायब हैं और आज तक इनका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। खुद को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता बनाए रखने के लिए शी जिनपिंग ने डर का ऐसा माहौल बना दिया कि धीरे धीरे पूरे चीन में हर एक आम नागरिक में इस कदर दहशत फैल गई कि शी जिनपिंग की नीति के विरोध में आवाज उठाना तो छोड़िए, डिबेट करना भी पॉसिबल नहीं बचा। हालांकि लेफ्ट का पूरा ढांचा ही डिबेट और इक्वालिटी के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे एक नहीं कई उदाहरण मिल जाएंगे, मगर क्या इतने बड़े स्तर पर डर फैलाना इतना आसान है? और क्या बिना डर फैलाए सत्ता बनाए रखना नामुमकिन? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पहले हमें डर को सोशल साइकोलॉजी के नजरिए से भी समझना होगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने एमिगडाला के बारे में यह समझा कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे सामने किसी भी तरह की स्थिति पैदा होने पर यह तय करता है कि हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ एमिगडाला हमारी मेमोरी और इमोशन को भी आपस में कनेक्ट करता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉरर फिल्मों में, खासकर हिंदी सिनेमा में, दरवाजा खोलने या बंद करने को लेकर एक खास साउंड यूज किया जाता रहा है, जिसे हमारे एमिगडाला ने एक पर्टिकुलर इमोशन के साथ रजिस्टर कर लिया है। आप समझ ही गए होंगे कि यह इमोशन भी डरी है। ठीक इसी तरह अगर हमारे दिमाग को किसी सिचुएशन, व्यक्ति या समाज को लेकर बार बार एक ही इमोशन के साथ एसोसिएट करके बताया या दिखाया जाए तो लाख कोशिशों के बावजूद हम इस सिचुएशन, व्यक्ति या समाज को इस इमोशन से अलग करके नहीं देख पाते। अगर इसी तरह हम अपने से किसी भी तरह से अलग दिखने वाले व्यक्ति या समाज के बारे में बार बार डर या नफरत की बातें सुनते रहें तो यकीनन हमारा उस व्यक्ति या समाज को लेकर नजरिया पूरी तरह से डर के इर्द गिर्द ही मंडराएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस चेहरे को लेकर फिलहाल आपका कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि यह एक एक्टर का चेहरा है। शायद आप में से कुछ लोगों ने इनका काम पर्दे पर देखा हो। अब हम इस चेहरे को एक पहचान देने की कोशिश करते हैं। क्या इस पहचान के बाद आपके भावों में, आपके इमोशंस में पहले के मुकाबले कुछ बदलाव आया? चलिए फिर एक बार इस चेहरे की पहचान को बदल देते हैं। इस बार क्या पहचान बदल जाने के बाद आपने अपने अंदर के भावों को, इमोशंस को बदलते हुए महसूस किया? इससे आगे भी होता है।
देखा दोस्तों, एग्जैक्टली यही होता है जब हमें बार बार किसी खास पहचान के व्यक्ति या समाज को एक खास नजरिए के साथ दिखाया और बताया जाता है। आप इस व्यक्ति को नहीं जानते थे, ना ही उसकी पढ़ाई, उसका पारिवारिक परिवेश या उसकी निजी सोच के साथ ही आपका कोई संबंध था। इसी तरह अलग अलग तरीके से जब समाज के किसी वर्ग, समुदाय या पहचान के व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में बार बार डर और नफरत के बीज बोए जाते हैं, तो दिमाग सच और झूठ का फैसला करने में असमर्थ होते जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में उस व्यक्ति और समाज का सीधा संबंध डर और नफरत जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ बना दिया गया है। वैसे जॉली LLB 2 फिल्म में इकबाल कादरी के नाम के किरदार को निभा रहे इस एक्टर का नाम इनामुल हक है। यह फिल्म बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर उतारी गई थी और एक खास और जरूरी मैसेज डिलीवर भी करती है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारा शक इस सब के पीछे उस संस्था, पार्टी या व्यक्ति पर नहीं जाएगा जिसने डर और दहशत फैलाने का काम ऐसे पेशेवर तरीके से किया है कि हमारे दिमाग की झूठ और सच का निर्णय लेने की क्षमता तक को हमसे छीन लिया है और हम एक व्यक्ति को बिना जाने परखे सिर्फ उसके समाज, उसकी जाति या पहचान के आधार पर उसको एक लेबल देने के लिए उतावले हो जाते हैं। और यह काम भारतीय जनता पार्टी हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से करा रही है, इसको ध्रुव राठी ने इस वीडियो में बखूबी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। दोस्तों, इसे डर को फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव से एन पहले कश्मीर फाइल्स, कर्नाटक चुनाव से एन पहले केरला स्टोरी और अब JNU जैसी विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए ऐसी ही एक फिल्म 2024 के आम चुनाव से एन पहले लाई जानी थी, जिसको फिलहाल टाल दिया गया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि मोदी सरकार में देश की प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर और देश के प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। हालांकि इस तरह की फिल्में बड़े पर्दे पर कुछ खास करें न करें, लेकिन भाजपा के वोटर के दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बदौलत पल बढ़ रहे डर और नफरत को रिवाइव करने का काम जरूर कर देती है। और शायद मेकर्स का ऐसी फिल्मों को बनाने के पीछे यह मकसद भी जरूर रहता है, क्योंकि इसका सीधा फायदा भाजपा को दिलाकर बदले में मिलने वाली नजदीकियां बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दोस्तों, मगर यहाँ गंभीर बात यह है कि अब इस डर और नफरत का असर हमारे देश के सामाजिक ताने बाने पर सीधे तौर पर दिखाई देने लगा है। भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में हेट क्राइम यानी नफरत से जुड़े अपराधों में 2021 के मुकाबले 45% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें से ज्यादातर मामले दलित और मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए हुए हैं। और ये सिर्फ वो डेटा है जो रिकॉर्ड में आ सका। बताने की जरूरत नहीं कि किसी भी आम आदमी के लिए पुलिस स्टेशन में जाकर, थाने में जाकर FIR कराना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि नफरत फैलाना, डर फैलाना ये राजनीतिक नेताओं और मजहबी ठेकेदारों के लिए जहां फायदे का सौदा है, वहीं देश के हर आम नागरिक के जीवन में इस जहर का सीधा सीधा असर कुछ इस तरह होता है कि देश में राजनीतिक नैरेटिव और विमर्श स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों से हटकर धर्म और जाति से ही घिरा रहता है। यानी नेताओं को वोटर की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, मगर वोट मिलने की संभावनाएं बस बैठे बैठे कई गुना बढ़ जाती हैं। और अब तो डर की राजनीति सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब तो यह पार्टी यह भी कंट्रोल करना चाहती है कि आप वो खाएं, वो पढ़ें और वही चैनल देखें जो इनकी आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं। वैसे गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के समय में डर और नफरत और भी आसानी से फैलाए जा रहे हैं, मगर देश में जागरूकता फैलाने वाली इस तरह की वीडियो को शेयर करते हुए हम हजार बार सोचते हैं। दोस्तों, जब तक स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ हमें सच और झूठ का फैसला करने का विवेक नहीं दिया जाएगा, तब तक हम एक दूसरे को जागरूकता और देश प्रेम से भरे पोस्ट शेयर करके अपनी ओर से कुछ कोशिशें तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मायूस होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में एक सरकार है जो स्कूली शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम और सूझबूझ बढ़ाने के लिए लाइफ स्किल्स करिकुलम जैसे जरूरी प्रयोग कर रही है। दोस्तों, अब एक निवेदन, जब इस बार आप वोट डालने जाएं तो जरा सोचिएगा कि जो लोग डर और नफरत फैलाकर हमें बांटना चाहते हैं, उनकी नीयत हमारे हित के बारे में सोचने की हो ही कैसे सकती है? क्योंकि अगर होती तो डर का साम्राज्य स्थापित करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? क्योंकि राम राज में तो सब नर परस्पर प्रीति के साथ रहते थे, वहीं रावण का राज्य डर और दहशत के बूते चलता है। चुनाव का समय है और अगर आप चाहते हैं कि लोग दिलों में डर और नफरत लेकर नहीं, देशभक्ति लेकर वोट करने जाएं, तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करते जाइए। जय हिंद दोस्तों।